वेलकम टू A+IS अकेडमी। A+IS अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसे कल हमने बात किया था बहुत सारे टॉपिकों पे, बाल साहित्य पुरस्कार पे भी आज बात किया था हमने। आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में। पद्म पुरस्कार 2026, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, बड़े आराम से पढ़िए। पद्म पुरस्कार आप जानते हैं कि 3 पुरस्कार होते हैं। जैसे भारत का जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है, आप सभी जानते हैं ना। मैं यहां लिखवा देता हूं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो क्या है? भारत रत्न है। वैसे ही पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां होती हैं। 3 श्रेणियां होती हैं। सबसे पहला जो श्रेणी होता है उसका नाम है बेटा, क्या होता है? पद्म विभूषण। किसी को पद्म विभूषण मिले तो समझिएगा नंबर 1 पे वो आता है। एक होता है पद्म भूषण और ये होता है पद्म श्री, ठीक है। तो 3 श्रेणी होती है पद्म पुरस्कारों की। और 2025 में चूंकि नामांकन और जुड़े समझौते को समझाया गया है, इन पुरस्कारों का उद्देश्य क्या है? मान लीजिए मैं पूछूं, ये 3 पुरस्कार चलो दिया जाता है, तो याद रखना मैं इसको ग्रेटर देन कर दे रहा हूं, इसको भी ग्रेटर देन कर दे रहा हूं, यानी आपको पता रहे कि पद्म पुरस्कार की जो 3 श्रेणियां हैं, सबसे नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पर कौन है और नंबर 3 पे कौन है। तो ये आ गया। इसका उद्देश्य क्या है आपसे ये पूछूं मैं। इसका उद्देश्य कला, खेल, सामाजिक कार्य, लिखो कला, खेल, सामाजिक कार्य, सोशल वर्क जिसे कहते हैं, और यहां तक कि विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य व अन्य क्षेत्रों में क्या करने के लिए? असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है। असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। क्लियर है? तो आपसे अगर पद्म पुरस्कार पूछा जा रहा है तो कम से कम ये मालूम होना चाहिए। आपको याद है कि अब 2026 में गणतंत्र दिवस आएगा, और जैसे ही 26 का गणतंत्र दिवस आएगा तो एक दिन पहले क्या किया जाता है? नाम घोषित किया जाता है। जो राष्ट्र के द्वारा जो लोग काम किए हैं या जो लोग इस सेक्टर में काम किए हैं, उनको राष्ट्र द्वारा उत्कृष्टता को मान्यता देने की ऐसी ऐतिहासिक परंपरा रही है। तो इसका जो जो नाम डिक्लेयर होता है कि भाई किसको क्या मिलेगा, इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। देखो, इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। गणतंत्र दिवस मान लो 26 तारीख को है, तो उसके एक दिन पहले लिख लो पूर्व संध्या, मतलब शाम को की जाती है। देखो बेटा, जब भी आए ना इस तरह से अगर लिख दिया आपने तो आपके मार्क्स दूसरों से बेहतर आएंगे। तो यह है पद्म पुरस्कार के बारे में। 3 कैटेगरी होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। इसका उद्देश्य होता है कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य व अन्य क्षेत्रों में जो लोग असाधारण योगदान देते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहला आज का हमारा टॉपिक होगा, लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। लिखिए फटाफट। दूसरा जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है। भारत की जो वित्तीय वर्ष 2000 वित्त वर्ष कहा जाए 25-26 की दूसरी तिमाही की जीडीपी जो है लगभग 7.2% बढ़ जाएगी। ये कहा गया है कि वित्तीय वर्ष
2025-26 की जो दूसरी तिमाही है, वो यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर की बात उसने किया है, जो सकल घरेलू उत्पाद है 7%, 7.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में एक उल्लेखनीय सुधार भी किया गया है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से कहा जाए तो दो घरेलू कारकों से प्रेरित है। पहले लिखवाता हूं दूसरा टॉपिक। तो लिखिए कि भारत की वित्तीय वर्ष 2026, भारत की वित्तीय वर्ष 25-26 की दूसरी तिमाही, 26 की दूसरी तिमाही की जीडीपी लगभग कितनी है? 7.2% रहने का अनुमान है, रहने का अनुमान। अब इसे टॉपिक समझिए या एक द हिंदू में दिया हुआ था आर्टिकल समझिए। देखो मैं तो पढ़ाता सब हूं, मुझे तो सब आता है। तो ये कहा गया, अगर मैं कहूं दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर 2025 की बात की गई है, जुलाई से सितंबर 2025 की बात की गई है, पहले तो ये जान लो। और 7.2% की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाकर यह अपनी दृढ़ता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चूंकि एक चीज और जान लो कि यह मुख्य रूप से दो कारकों से प्रेरित होती है। मुख्य रूप से लिख लो, मुख्य रूप से दो कारकों से प्रेरित होती है। होती है। पहला जो कारक है लिख लो, दो कारकों से प्रेरित होती है। पहला जो कारक है वह है बेटा निजी खपत और दूसरा है सरकारी पूंजीगत व्यय। पहला लिखो निजी खपत, सरकारी पूंजीगत व्यय। दो चीजों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, मांग पक्ष पर निजी खपत में अनुमानित 8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो जीडीपी वृद्धि की एक प्रमुख चालक ये बनी रही है। तो याद रखिएगा दो चीजों पर यह डिपेंड करता है, निजी खपत और सरकारी पूंजीगत व्यय पे यह डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि दो चीजें, जैसे मैंने कहा कि मांग पक्ष, एक कहा मैंने मांग पक्ष, तो मांग पक्ष पर याद रखिएगा, ऐसे लिखिए, मांग पक्ष पर क्या करता है ये, मांग पक्ष पर अगर कहा जाए तो निजी खपत में अनुमानित 8% की वृद्धि दर्ज की गई। निजी खपत में अनुमानित 8% की वृद्धि दर दी गई। ठीक है, लिखिए, दर्ज की गई, लिख लो। दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए, तो ये दूसरा टॉपिक आज का है। तीसरा टॉपिक लिख लीजिए कि भारत और श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन हुआ। लिखिए, भारत श्रीलंका, तीसरा है सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन क्या है ये? तो भारत और श्रीलंका की चूंकि सांस्कृतिक विरासत को समर्पित संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसलिए सांस्कृतिक विरासत को समर्पित किया गया है। दूसरा, यह जो महोत्सव का शुभारंभ किया गया 10 नवंबर 2025 को किया गया था, शुभारंभ किया गया था 10 नवंबर 2025 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य है संस्कृत भाषा को दोनों देशों के बीच, लिखो, उद्देश्य है संस्कृत भाषा को दोनों
देशों के बीच क्या करना भाई, दोनों देशों के बीच, संस्कृत भाषा को दोनों देशों के बीच जीवंत सांस्कृतिक सेतु लिखो, जीवंत सांस्कृतिक सेतु, सेतु का मतलब पुल हो गया, सेतु और कूटनीतिक संपर्क के रूप में स्थापित करने के लिए। समझ में आया? तो भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह महोत्सव एक तरह से और भी इंपॉर्टेंट है, पूछे कैसे? यह भारत की जो सॉफ्ट पावर नीति का एक अंग भी है, एक पार्ट है, जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की साझी जो जड़ें हैं, उन जड़ों के माध्यम से भारत की और श्रीलंका की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और शैक्षणिक संबंधों को यह मजबूत भी करेगा। तो इस बात को भी लिखना होगा, नोट डाउन करके लिखिए, इसी में, इसी पॉइंट में लिखिए, नोट डाउन करके। यह भारत की सॉफ्ट नीति, जो भारत की बेटा सॉफ्ट पॉलिसी है, सॉफ्ट पावर कूटनीति कहिए, ऐसे ऐसे लिखे थोड़ा अच्छा लगेगा, पावर कूटनीति, जो भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति का एक प्रमुख अंग है, का एक प्रमुख अंग है। दूसरा, और इस अंग से होगा क्या कि भारत का जो हमारे श्रीलंका के साथ, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, दोनों धर्मों की मैं लेकर चल रहा हूं बेटा, चाहे बौद्धिस्ट हो चाहे हिंदू धर्म, इनकी साझी जड़ों के माध्यम से, दोनों की साझी जड़ों के माध्यम से क्या करना है, ऐतिहासिक, धार्मिक और शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करता है। ऐतिहासिक, धार्मिक और शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करता है। क्लियर है? लिख लीजिए, तीसरा ये हमारा आज का हो जाएगा, लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, तो ये भी बात आप इसमें लिख सकते हैं बेटा, लिख लो, हम तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। अगला लिखो, भारत ने, चौथा टॉपिक है ना ये, तीसरा, चौथा टॉपिक लिखो, चौथा टॉपिक,
भारत ने, साइंस टेक से रिलेटेड पढ़ा दे रहा हूं, देखो, भारत ने पहला क्वांटम डायमंड, क्वांटम डायमंड जिसका नाम है बेटा माइक्रोस्कोप, पेश किया है। पेश किया। अब ये क्या है, ये क्या है? यह भारत ने चूंकि क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। किसमें? तकनीक, क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है। आईआईटी बॉम्बे के समूह के द्वारा देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड विकसित किया गया। तो आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से किया गया है, लिख लो, इस सहयोग से किया गया है। इसके साथ साथ लिख लो, यह क्वांटम जो मैग्नेटिक इमेजिंग में भारत का पहला पेटेंट प्राप्त करने के बाद यह लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा, एक प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर का नाम है कस्तूरी साहा के नेतृत्व में, लिखिए, प्रोफेसर कस्तूरी शाह के नेतृत्व में प्रोफेसर कस्तूरी साहा के नेतृत्व में, लिख लो, विकसित यह उपकरण, क्वांट, लिख लो, विकसित यह उपकरण क्या करता है? विकसित यह उपकरण जो है, क्योंकि कभी कभी प्रोफेसर का नाम भी पूछ देता है, क्वांटम मैग्नेटिक इमेजिंग में, लिखिए, क्वांटम मै क्वांटम मैग्नेटिक या मैग्नेटिक कहिए, इमेजिंग ने भारत का पहला पेटेंट प्राप्त करने के बाद लॉन्च किया गया। भारत का पहला पेटेंट लॉन्च करने के बाद, भारत का पहला जो पेटेंट है बेटा, लॉन्च किया गया। क्लियर है सबको? तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लिख लीजिए। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए, जो भी बताता हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए, चीजों को एनालिसिस कीजिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए ही फायदेमंद रहेंगी। ठीक है, अगला हम बात करेंगे बेटा, एक टॉपिक है आज का, पांचवा टॉपिक जो है, आपने भारत नेट योजना का नाम सुना होगा। भारत नेट योजना, लिखिए, भारत नेट योजना। अब ये भारत नेट योजना बेसिकली है क्या? क्योंकि भारत नेट योजना, जिसे पहले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जाना जाता था, इसको पहले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजना है। इस, यह क्या है? केंद्र सरकार की समझ में आया?
इसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। लिखिए, इसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड नेटवर्क पहुंचाना है। गांव गांव तक जो है बेटा, आजकल नेट दुनिया दुनिया तक पहुंच गई है। इसका उद्देश्य था ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का। और पंजाब ये राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। लिखो, पंजाब इसे लागू करने वाला, पंजाब करने वाला पहला राज्य बना है। अब इससे ज्यादा क्या आप लोगों को पढ़ाया जाए बताइए। भारत नेट योजना, तो ये कई बार आपके पेपर में जब मोदी जी ने लॉन्च भी किया था तो इसके बारे में बात किया था, भारत नेट योजना को लेकर। और ये याद देखिएगा, ये योजना जो है ग्रामीण डिजिटल और संरचना को मजबूत करने, ठीक है, तो करने के लिए किया गया था। इसके माध्यम से यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ई गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे हम पढ़ाई रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन सेवाएं जो है, सर्विसेज जो है आपको मिली रही हैं, और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े अवसरों का विस्तार संभव हो रहा है। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। पहले शहरों में था, गांव में नहीं था। अब इसके माध्यम से गांव गांव तक वाईफाई पहुंच रहा है, ऑप्टिकल नेटवर्क पहुंच रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो है कहा जाए तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका मेन उद्देश्य, और भी लिख लीजिए, कुछ और भी चीज लिखवा दो। उद्देश्य, उद्देश्य लिखिए, यह योजना ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने, लिखिए, यह योजना, पहला पॉइंट लिखिए, ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने और डिजिटल विभाजन को कम करने की दिशा में, लिखिए, क्या है, एक प्रमुख प्रयास है, एक प्रमुख प्रयास है। इसके साथ ही साथ इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में, लिख लो दूसरा पॉइंट, इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, लिखिए, ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, और यहां तक कि बेटा डिजिटल शिक्षा, डिजिटल ऑनलाइन सेवाओं, लिखिए, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन सेवाओं, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े अवसरों का विस्तार संभव हो पा रहा है। और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े अवसरों का विस्तार संभव हो पा रहा है। लिखिए, लिख लीजिए, इसका उद्देश्य है, ये क्या है, ये उद्देश्य है, लिख लीजिए फटाफट।
तो ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, देखो पढ़ाने के लिए बहुत सी चीज पढ़ाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो जानो ना कि हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमको जानना कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है आप सभी के पास, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं, क्या हमारे वो इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें हम इसमें बात करते हैं। हमने इसीलिए आप देखिए कि जब ये भारत नेट वाली बात आई तो हमने हर मुद्दे पे आपसे बात किया, भारत नेट योजना को लेकर। हमने जो है क्वांटम मैग्नेटिक के बारे में बात किया, भारत ने पहला क्वांटम डायमंड जो का इसके बारे में चर्चा किया। हमने जो है भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव के बारे में चर्चा किया, भारत की वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही की जीडीपी के बारे में बात किया, पद्म पुरस्कार से लेके हमने हर मुद्दे पर बात किया। तो पढ़ने का ये सिनॉप्सिस बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको पता तो रहे कि हम कम समय में अच्छी चीज को कैसे प्राप्त करेंगे। इस बारे में भी जो है हमने आप सभी से चर्चा परिचर्चा किया है। एक और टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि साइंस में पढ़ना भी आप सभी को। आजकल कैंसर बहुत लोगों को हो जा रहा है, और कैंसर ने न जाने कितने लोग उस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। तो एक है नाम है सर्वियर इंडिया, नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं आपको। सर्वियर इंडिया ने, देख लो आज का छठवां टॉपिक है शायद ये, 6 नंबर। सर्वियर इंडिया ने कैंसर के लिए निशुल्क, कैंसर के लिए निशुल्क क्या किया है बेटा, बायोमार्कर परीक्षण शुरू किया है। बायो मार्कर परीक्षण शुरू किया। क्योंकि देश के कैंसर निदान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, किस लिए, देश के कैंसर निदान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, मजबूत करने और प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी यानी कि सटीक कैंसर विज्ञान की पहुंच बढ़ाने के लिए, सटीक कैंसर विज्ञान की पहुंच बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल, एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ठीक है, यह पहल चूंकि विशेष रूप से जो हमारा अस्थि मज्जा है, यानी कि त्रियु अस्थि मज्जा, लिख लीजिए, त्रियु तेज अस्थि मज्जा, लिख लो, अस्थि मज्जा जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, और इससे पीड़ित मरीजों के लिए बायो मेकर्स जो परीक्षण इस पे काम करेगी। ठीक है, तो त्रियु अस्थि मज्जा जो ल्यूकेमिया जिसे कहते हैं बेटा, या इससे पीड़ित मरीजों के लिए ये क्या करेगा, बायोमार्कर परीक्षण को सुलभ बनाने पर केंद्रित है। लिख लो, तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नोट डाउन करके लिख लो बेटा, फटाफट लिखो इसको, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ा जाए।
लास्ट आज का एक और कर लेते हैं हम लोग, एक और टॉपिक लिख लीजिए। गोदरेज का नाम सुना आप लोगों ने? गोदरेज ने इसरो के लिए एक इंजन विकसित किया है। जो गोदरेज है, उस गोदरेज ने इसरो के लिए एक मानव स्टेट विकास इंजन वितरित किया है। अब ये मानव रेटेड विकास इंजन क्या है? तो लिखिए, मानव रेटेड विकास इंजन विकसित। पहले तो बात तो ये है क्या, तो गोदरेज ने, किसके द्वारा? गोदरेज गोदरेज। दूसरा, गोदरेज एरोस्पेस से, लिखिए एरोस्पेस से मानव रेटेड इंजन का पहला सेट, मानव रेटेड इंजन का पहला सेट, पहला जो सेट है बेटा, इसरो को सौंप दिया है। और इसरो को जब सौंपा है तो एक अभूतपूर्व विकासित हुआ है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि यह जो इंजन है एलवीएम 3 रॉकेट के, यह जो इंजन है एलवीएम 3 रॉकेट के, एलवीएम 3 रॉकेट के यल 110 चरण को शक्ति देगा। देगा। और ये क्या है? गगनयान मिशन का प्रमुख प्रक्षेपण यान है। ये क्या है? गगनयान मिशन का प्रमुख प्रक्षेपण यान है। ये भी याद रखिए, गगनयान मिशन का प्रमुख प्रक्षेपण क्या है बेटा? यान है। ठीक है। क्योंकि मानव रेटेड जो इंजन है उसको विशेष सुरक्षा और विश्वसनीयता दिया गया है, और मानव मिशन की जो तकनीक में किसी भी प्रकार की विफलता की इसमें गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड करके लिखना, इस बात को भी आप सभी को आपको जानना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग इसको देख लीजिए, इसको जान लीजिए। और जितनी भी टॉपिक आज हमने आपको पढ़ा है, मानव रेटेड विकास इंजन विकसित, इसके बारे में चर्चा किया हमने। सर्वियर इंडिया ने कैंसर के लिए निःशुल्क बायो मार्कर परीक्षण शुरू किया, इसके बारे में चर्चा किया। और या खास करके भारत नेट योजना पंजाब के बारे में चर्चा किया। इसके साथ साथ हमने जो है भारत में पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्पेस पेश किया गया, इसके बारे में बात किया गया। और साथ ही साथ जो है हमने भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव इसके बारे में चर्चा की, और पद्म पुरस्कारों को लेकर हमने परिचर्चा आप सभी से किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी आपको मैं बता रहा हूं और जो मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग के लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा, क्योंकि हमेशा काम देगा कि पद्म पुरस्कार बड़ा है कि पद्म विभूषण है कि पद्म भूषण है कि पद्मश्री है। ये बड़ा जटिल प्रश्न हो जाता है बच्चों के लिए। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलता है, अभी हाल ही में 5 लोग को दिया गया था। कपूरी ठाकुर को मिला, और 2025 में आपने देखा उनको एम स्वामीनाथन को मिला, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी साहब को मिला, पीवी नरसिम्हा राव साहब को मिला, तो मैक्सिमम लोगों को मिला। तो इस चीज को याद रखिएगा, तो इन चीजों को भी पढ़ लीजिएगा आप सभी। तो फिर हम अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो हर जगह तक पहुंचे। A+ IAS अकेडमी इसी आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।